जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। उससे पहले हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंट्रोडक्शन को जानेंगे। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कॉपी कलम को भी अपने साथ में लेकर बैठे, ताकि जो मेन मेन चीज़ें होती है उसको आप नोट करते चले और उसका बाद में रिवीजन करने में आसान हो। सबसे पहले अगर हम देखिए इंट्रोडक्शन के रूप में, यदि हम बायोलॉजी की परिभाषा कहें तो बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वह विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो बायोलॉजी में सबसे अधिक योगदान अगर रहा है तो अरस्तु, इसीलिए अरस्तु को बायोलॉजी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजी के पिता के नाम से किसे जाना जाता है तो अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, बायोलॉजी देखिए एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका प्रयोग सबसे पहली बार लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। वो अपना किताब में फिलाफिक जूलॉजिक, किताब का नाम क्या था उसका, फिलाफिक जूलॉजिक में इन्होंने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किया था, जिसका नाम था लेमार्क ट्रेविरेनस। ठीक है, दो वैज्ञानिक है। अब देखिए, यदि हम बायोलॉजी को ग्रीक शब्द है जो कि इसको अगर हम दो भाग में बांटते हैं, देखिए बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक बायो दूसरा है लॉजी। अब यहाँ पर यदि हम बायो के देखें तो बायो मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, यानी जो सजीव होते हैं उसके जीव। और इधर अगर लॉजी का देखेंगे इसका होता है लॉजस। बायो मतलब यहाँ बायो से लिया गया है लाइफ यानी जीवन, और इधर लॉजी से देंगे तो लॉजस। लॉजस इसका मतलब होता है अध्ययन या वर्णन, जिसका अर्थ क्या होता है अध्ययन या वर्णन। ठीक है, व्याख्याकरण। जीवों का अध्ययन, जिस विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे तो बायोलॉजी कहेंगे। अगर हम इसमें चूंकि जो जीव है तो उसमें क्या आ जाएगा, सजीव होगा, सारा क्या होगा सजीव होगा, तभी तो उसमें न जान होगा। अब सजीव का यदि इसी में से हम देखें, सजीव का प्रमुख लक्षण क्या है, सजीव का प्रमुख लक्षण है जनन, श्वसन, चलन, वृद्धि, विकास। ये सारा लक्षण क्या है, सजीव का लक्षण है। इन सब के बारे में हमें बायोलॉजी में पढ़ेंगे। उससे पहले बायोलॉजी की यदि हम ब्रांच करें, क्योंकि एक ही ब्रांच में इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे जीव है तो इसको अलग अलग ब्रांच में बांट दिया गया। बायोलॉजी को दो ब्रांच में बांटा हुआ है। बायोलॉजी के कितने ब्रांच में बांटा हुआ है, दो ब्रांच में बांटा हुआ है। पहला है जूलॉजी, पहला क्या है जूलॉजी, और दूसरा है बोटनी, दूसरा है बोटनी। जूलॉजी की हिंदी होता है जंतु विज्ञान और बोटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। अब देखिए, चूंकि जूलॉजी में जो है अधिक योगदान रहा अरस्तु का, तो इसीलिए जूलॉजी का पिता कहते हैं अरस्तु को, जूलॉजी के पिता अरस्तु को। और बोटनी का जो बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान में जो है अधिक योगदान रहा थियोफ्रेटस का, थियोफ्रेटस का। इसीलिए बोटनी का पिता कहा जाता है थियोफ्रेटस का। अरस्तु के द्वारा एक प्रमुख, जो इसका जो सबसे प्रमुख बुक है जिसमें जीवों का वर्णन मुख्य रूप से किया हुआ है अरस्तु के द्वारा, उसका नाम है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बुक का नाम लिखा हुआ हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया ये किसके द्वारा लिखा हुआ है तो ये अरस्तु के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। और वहीं थियोफ्रेटस के द्वारा जो बुक है लिखा हुआ वो है हिस्टोरिया प्लांटेनियम, हिस्टोरिया प्लांटेनियम। ठीक है, इसमें जो है प्लांट के बारे में यानी वनस्पतियों के बारे में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। अब चूँकि हम लोग को मेन सिलेबस पर फोकस करना है कि जो एग्जाम में पूछने वाला है उसको देखना है, और आपका जो सिलेबस में दिया हो उसी को देखना है। ये बेसिक चीज़ें था, इसको हमने समझा। अब देखेंगे हम लोग जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है जीवन काल, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लाइफ स्पैन। जीवन काल, जीवन काल से नाम से ही स्पष्ट होता है जीवन का काल। काल मतलब होता है समय यानी अवधि, और जीवन से हुआ जो व्यक्ति का जीवन होता है, जीवन का अवधि, जीवन का समय। तो देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है इसको पहले समझिए। जीवन काल यानी लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन जीवन काल।
है ना, जीवन काल। देखिए जीवन काल को समझना बहुत ही आसान है। ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जीव का जो है जन्म से लेकर के उसके जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है, जन्म से लेकर के प्राकृतिक रूप से जो मृत्यु होती है उस बीच के समय को ही जीव का जीवन काल कहते हैं। जैसे मनुष्य का यदि देख ले हम, औसत जीवन काल लगभग 60 से 70 साल का होता है, यानी वो 60-70 साल में औसत रूप से वो मर जाता है। अब उसमें किसी अपवाद केस में आ सकता है, कोई उससे अधिक भी जी सकता है, कोई उससे कम भी जी सकता है, लेकिन अगर हम औसत मान करें जितना भी मनुष्य है उसका उम्र कितना है तो लगभग 60 से 70 वर्ष वो जी पाता है। तो इसीलिए उसका जो जीवन काल कितना हो गया तो 60 से 70 वर्ष। जैसे मान लीजिए किसी जीव का जन्म 1950 में हुआ, 1950 में हुआ और इनकी मृत्यु 2010 में हो जाता है। मृत्यु कितना हो गया 2010 में। तो इनके बीच की अगर दूरी निकाले, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना दिन जिया, तो ये होता है लगभग 60 वर्ष होता है, 60 वर्ष। तो यही इसका लाइफ स्पैन कहलाएगा। लाइफ स्पैन इसका क्या हो जाएगा 60 वर्ष, यानी जन्म लिया इतना में और मरा इतना में, बीच में अगर आया 60 तो 60 होगा। अलग भी हो सकता है, कोई अगर मान लीजिए कि 20 में मरता तो 70 हो जाता। इसी प्रकार से अब इसमें से जो याद रखने वाली चीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है किस जीव का जीवन काल कितना होता है। जैसे प्रमुख रूप से हम बात करें मनुष्य का, सबसे पहले लेते हैं किसको लेंगे तो मनुष्य। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपना नोटबुक को खोल के बैठिए पढ़ने के लिए, ताकि ये सब सारी चीज़ को रिवीजन करने में आपको बाद में आसान हो। मनुष्य का जो जीवन काल होता है ये 60 से 70 वर्ष, अभी हमने एग्जाम्पल में आपको बताया 60 से 70 वर्ष होता है। वहीं यदि हम तितली की बात करें, कुछ प्रमुख को ही लिख रहे हैं, जीव तो बहुत सारा है, सभी का लिखना हमको संभव है नहीं। हम जो एग्जाम में आपका पूछ सकता है, जो सब जीव का नाम मैं कोशिश करता हूँ उन सबको आपको बता देने का। यदि हम तितली का बात करें, तो तितली का जो जीवन काल है ना मात्र 1 से लेकर के 2 सप्ताह तक होता है, 1 से 2 सप्ताह तक का होता है। वहीं यदि हम जैसे देख लीजिए पौधा में गेहूं का पौधा का बात करें, गेहूं का पौधा, तो गेहूं का पौधा का जो जीवन काल होता है इसका 4 से 5 माह होता है, यानी कितना से ये 4 से लेकर के 5 माह तक यह जीवित रह सकता है। वहीं देख लीजिए यदि हम कौवा का बात करें, कौवा पक्षी, कौवा का जो जीवन काल होता है ये लगभग 15 साल तक जी लेता है। कौवा का औसत मान बोल रहे हैं हम, लगभग कितना साल तक 15 साल तक, और उससे इधर लिखते हैं हम। जैसे हम बंदर की बात करें, यदि हम बात करें तो बंदर लगभग 25 साल तक जीता है। बंदर कितना साल तक जीता है लगभग 25 से 26 साल जीता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम कुत्ता की बात करें, कुत्ता देख लो, कुत्ता का जो औसत उम्र है इसका जीने की लगभग 20 से 30 साल तक कुत्ता जी पाता है, ठीक है। वहीं बिल्ली की देख लीजिए, यदि हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का जो उम्र है ना कुत्ता से थोड़ा सा अधिक होता है, यह लगभग 35 साल तक जी लेता है। बिल्ली का जो है औसत उम्र कितना है लगभग 35 साल तक। वहीं देखिए यदि हम अब धीरे धीरे इसका उम्र जो है ना, पहले कम से चालू किए थे मनुष्य को छोड़ करके, अब धीरे धीरे कम से अधिक हो जाता है, और हम उसी जीव के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो देखो बिल्ली का कितना बोले अभी हम 35 से 40 साल तक जीता है। वहीं अगर मगरमच्छ की देखें तो मगरमच्छ लगभग 60 साल तक जीता है। मगरमच्छ ये कितना 60 वर्ष तक जीता है। यदि हम घोड़ा की बात करें तो घोड़ा भी लगभग 60 साल तक जी लेता है, ठीक है। हाथी देख लो, हाथी लगभग 65 साल तक जी लेता है। हाथी कितना तक साल तक जी लेगा लगभग 65 साल तक, ठीक है। तो चलो उसके बाद यदि हम चील की बात करें, चील जो है ना, चील ये 90 साल तक जी लेता है। इसका औसत उम्र कितना है चील का, लाइफ स्पैन 90 साल, ठीक है। वहीं तोता की यदि बात करें तो तोता जो है पैरोट, तोता लगभग 140 साल तक जीता है। कितना 140 साल तक। वहीं यदि हम कछुआ की बात करें तो कछुआ लगभग 200 वर्ष तक जीता है, ठीक है। और वहीं बरगद की पेड़ की बात करें यदि तो ये भी लगभग 200 साल तक जीता है। बहुत बड़ा ही होता है, इसीलिए तो इसको भारत में राष्ट्र पेड़ का दर्जा भी दिया गया है बरगद का, ठीक है। अधिक उम्र रहने के कारण और अपने विशाल आकृति के कारण इसे राष्ट्र पौधा के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। अब जो इसके बाद ये तो टोटल था लाइफ स्पैन के बारे में।
अब जो अगला टॉपिक हम जो मेन ये चैप्टर का जो फोकस है रिप्रोडक्शन पर, रिप्रोडक्शन को समझेंगे। इसको हम तब तक के लिए मिटा देते हैं। आप इन सभी को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसान हो। टोटल याद ही कर ही लेना। हो सकता है आपका एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक पूछ दे कि किसी भी जीव का, हो सकता है दे दे आपको मगरमच्छ का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो याद रखना लगभग 60 साल का होता है। ठीक है, तो देखो अब जो मेन है चैप्टर का फोकस किस पर, तो रिप्रोडक्शन पर, यानी जीवों में जनन कैसे होता है, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, और ये सभी प्रकार में जनन किस किस तरह से होता है, सभी चीज़ को देखेंगे अभी हम लोग। तो चलो, क्या था टॉपिक, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसका हिंदी होता है जनन, जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। पहले समझिए इसको कि जनन होता है क्या। तो जनन को समझिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है या जीव अपनी जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए जो प्रक्रिया को अपनाता है, उसी को ही जनन कहते हैं। प्रत्येक सजीव का जो लक्षण है अपनी संख्या को बरकरार रखने के लिए, अपनी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, वह उसी प्रकार के संतान को उत्पन्न करता है, जिसे जनन कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है, तो अपनी जो जीव जो करता है, क्यों करता है, तो अपने वर्ग के प्राणियों की अपने वर्ग के प्राणियों को बचाने के लिए या अपनी जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, यदि हम जनन की प्रकार की बात करें तो जनन है ना 2 प्रकार का होता है। गौर से देखना थोड़ा, जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में यदि बात करें हम, तो फर्स्ट में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसका हिंदी होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसका हिंदी होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो समझिए, सबसे पहले पहला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे प्रमुख विशेषता है ये है कि इसमें जो है ना, नर और मादा दोनों अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी सिंगल व्यक्ति, इसमें नर और मादा अलग अलग होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही जनन प्रक्रिया हो जाता है। ऐसे कह सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा ही जनन हो जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा हुआ जनन को अलैंगिक जनन करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति भाग लेता है, व्यक्ति भाग लेता है। यह है अलैंगिक जनन का प्रमुख विशेषता। इस जनन से जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है, उस संतान को क्लोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको क्लोन कहा जाता है, उसको क्लोन कहते हैं। इस जनन से उत्पन्न होने वाली संतान को क्या कहेंगे, क्लोन कहा जाता है। सबसे प्रमुख विशेषता यदि कहे अलैंगिक जनन का, तो ये जो है ना, अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतान सेम टू सेम अपने पूर्वज के समान होता है, बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, बिल्कुल बिल्कुल अपने जनक के, बिल्कुल अपने जनक के क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, अब ये भी अलैंगिक जनन भी जो है, ये तो इनका डिफिनेशन था, व्याख्या था, ये भी कई प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के, मुख्य रूप से यदि बात करें, ये जो है ना अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से कितना होता है, 3 प्रकार का। फर्स्ट में यदि हम देखें तो फर्स्ट में जिसका अलैंगिक जनन होता है वह विधि है मुकुलन विधि। कौन सा विधि है, मुकुलन विधि, मुकुलन विधि। मुकुलन विधि में क्या होता है, कोई भी जीव है, अलैंगिक जनन विधि अपनाने वाली वह जीव जिसमें मुकुल निकल करके, मुकुल क्या होता है पहले समझ लो। जैसे हम हाइड्रा का ले, एक जलीय जीव समुद्र में पाया जाता है। जैसे अगर हम ले यहाँ पर सपोज दैट ये हाइड्रा है, ये क्या है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है, प्रोसेस देखिए आगे बढ़ते जा रहा है। हाइड्रा में क्या हुआ
कि यहाँ पर एक छोटा सा उभार निकल आया, ठीक है, यह है हाइड्रा, ठीक है, और यही वाला भाग आगे बढ़ जाता है। आगे क्या होता है, ये वाला भाग इस प्रकार से क्या हो गया, बढ़ गया, और ये जो है ना आगे चल के ये टूट करके इससे अलग हो गया। ये था हाइड्रा, ये था हाइड्रा, ठीक है, और इनका जो ये भाग यहाँ से निकला था ये क्या हो गया, टूट करके यहाँ से बिल्कुल अलग हो गया। तो नया जो संतति बना ये भी हाइड्रा ही है। ये किसका है, तो हाइड्रा, ठीक है। ये जो नया जो पौधा बन गया ये भी सेम इसी के समान होगा, अपने जनक के समान होगा, जिस विधि को कहते हैं मुकुलन विधि। यानी मुकुल निकला और मुकुल टूट करके अलग कर होकर के नया संतान का निर्माण कर लिया, उसी को क्या कहते हैं, मुकुलन विधि, ठीक है। अब इसी का देख लीजिए दूसरा प्रकार, अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर लैंगिक जनन लिखा हुआ है इसको मिटा दें, क्योंकि इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। पहला विधि था मुकुलन, दूसरा विधि होता है विखंडन विधि। दूसरा विधि कौन सा है, विखंडन। विखंडन विखंडन विधि जो है ना ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विखंडन, द्विखंडन, और दूसरा होता है बहुखंडन। बहुखंडन बाइनरी फिजर और मल्टीपल या पॉलीमर फिजन। देखो द्विखंडन क्या होता है, समझो। द्विखंडन क्या हुआ कि यदि कोई भी अलैंगिक जनन वाला वह जीव जिसमें उसका शरीर एक खंड से एक भाग से दो भाग में बढ़ जाता है, जैसे देखो अमीबा, सपोज दैट ये क्या है, एक अमीबा है। अमीबा में क्या होगा, ये भाग टूट करके अलग हो जाए, ये भाग ऐसे है और यहाँ से शेष भाग जो था ये टूट करके अलग हो गया। अगर ये दो भाग में बढ़ जाता है तो इस विधि को कहेंगे द्विखंडन हो गया। क्या कहेंगे इसको, द्विखंडन हो गया। और यही अगर हम बहुखंडन देखें, यही अमीबा अगर टूट करके कई भागों में बढ़ गया, यही अमीबा था और ये टूटा, ये अमीबा क्या हुआ, टूट गया, कई भागों में ये बट गया। बहुत सारे अमीबा में जब बट गया, बहुत सारे अमीबा में, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा बहुखंडन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, बहुखंडन। इसके बाद है, ये दूसरा प्रकार था, पहला प्रकार मुकुलन द्वारा, दूसरा है विखंडन। विखंडन दो प्रकार का, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन किसे कहेंगे, जब एक जीव टूट करके दो जीवों में बढ़ जाए तो द्विखंडन। जब एक जीव टूट करके दो से अधिक जीवों में बढ़ जाए तो उसे कहेंगे बहुखंडन। दो से अधिक 3, 4, 10, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो अगला है इसी का लैंगिक जनन का प्रकार, वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में भी इनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहता है। तो कायिक प्रवर्धन को हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तब तक आप इन सभी को नोट कर लीजिए। आप देखिए क्या करें कि हम तो यहाँ आपको सिर्फ समझाते जा रहे हैं, मेन पॉइंट दिखाते जा रहे हैं, नहीं तो चूंकि अगर लिखा के समझाने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए, वीडियो को रोक करके जहाँ पर हम एक्सप्लेन जिस समय में कर रहे होते हैं उसका परिभाषा भी आप बोला हुआ बातों को अपने शब्दों में लिख लें और साथ में उसके नीचे में तब एग्जाम्पल लिखें, ठीक है। अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि हम देख ले, तो फिलहाल के लिए तो समझ में आएगा, माइंड में रहेगा सारा चीज़, लेकिन बाद में आप उन्हीं चीज़ों को भूल जाइएगा। तो इन चीज़ों से बचे, क्योंकि पढ़ना है तो मन से पढ़ना है, ठीक है। जाने दो या जान लगा दो, या तो जाने दो नहीं तो जान लगा के पढ़ो, ठीक है, मन से पढ़ो, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग का है कायिक परिवर्धन, जो कि इसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए जय।